की है ना तीसरा नंबर, काफी है। चलिए आज जो भी बताएंगे ध्यान से सुनिएगा और याद करने का कोशिश करिएगा, ठीक है। ये नहीं है कि बिहार के अपना लोग बिहार के स्टूडेंट है तो सब एग्जाम फॉर्म डालते हैं, चाहे बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, बिहार एसएससी हो, एनटीपीसी, रेलवे, एएलपी, सब डालते हैं ना, सब डालते हैं। तो सब में ये क्वेश्चन सब काम आएगा। पहले देखते हैं आज जो है आपको ये खत्म हो जाएगा, कल 4 से 5 पॉइंट रहेगा जनवरी के पत्रिका दर्पण का, वो पॉइंट खत्म हो जाएगा, ठीक है, बता देंगे खत्म हो जाए। चलिए आज हम पढ़ते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं। ये करंट अफेयर्स लिखा गया है, फिर इधर जो है ज्योग्राफी कुछ लिखा गया है, फिर इधर जो है आपको पॉलिटी से जो आर्टिकल बताए थे वो आर्टिकल लिखा गया है। तो पहले जो है अच्छा चीज कुछ पढ़ लेते हैं कि मजा आए पढ़ने में, ठीक है। ध्यान दीजिएगा इधर। चलिए हम पहले आते हैं, आपको सबसे पहले एक लड़की है तो पहले यही बता देते हैं, मिस यूनिवर्स। मिस यूनिवर्स 2023 यानी कि मिस यूनिवर्स पूरे यूनिवर्स में सबसे सुंदर जो है वह किसको चुना गया है, तो उसका नाम है सेनिस पेले सियोस नाम है। मिस यूनिवर्स 2023 की जो बनी है उसका नाम है सेनिस नाम है। यदि आप सेनिस याद कर लेते हैं फिर भी आपका जो है बन जाएगा, काम चल जाएगा, ठीक है। ये सेनिस साहब, ये महिला जो है ये कहाँ की है लड़की, ये निकारागुआ की है। कहाँ की है? निकारागुआ की। कहाँ की है? निकारागुआ देश है, निकारागुआ की राजधानी मानागुआ है, ठीक है, इसी देश की है ये। देखा जाए तो भारत में भी भारत की ओर से पहली बार जो कोई मिस यूनिवर्स का खिताब जो जीती थी, अपने नाम की थी। आप इस हीरोइन को पहचानते होंगे जिसका नाम था क्या? सुष्मिता सेन नाम था, सुष्मिता सेन। अब देखिए दो क्वेश्चन आता है, एक आता है कि भारत की ओर से जीतने वाली पहली मिस वर्ल्ड, एक आता है मिस वर्ल्ड, ठीक है, और एक आएगा आपको मिस यूनिवर्स, यूनिवर्स। अब यदि आपसे क्वेश्चन ये पूछ दिया जाए कि बोलिए भारत की ओर से बनने वाली पहली मिस यूनिवर्स कौन थी, तो सुष्मिता सेन। लेकिन मिस वर्ल्ड भी रहेगा तो आप मिस वर्ल्ड भी पूछेगा तो हो सकता है गलती से मार दीजिए सुष्मिता सेन, क्योंकि दोनों नहीं लग रहा है सेम टू सेम, तो याद करिएगा। सुष्मिता सेन में देखिएगा आप, यहाँ पर भी जो है आपको 100 है स्टार्टिंग में, लास्ट में भी 100 इधर भी है नाम में, है ना। उसी तरह देखिएगा मिस वर्ल्ड तो मिस में यहाँ पर और यूनिवर्स में भी लास्ट में 100 है, याद रहेगा। दोनों में 100 आता है तो मारिएगा सुष्मिता सेन ऐसे, क्योंकि आप देखिएगा कि भारत की तरफ से मिस वर्ल्ड जो बनी थी ना वो रीता फारिया बनी थी सबसे पहले, तो दोनों में कंफ्यूजन होगा, इसीलिए अंग्रेजी वर्ड देखिए मिस यूनिवर्स 100 इसमें भी है, यूनिवर्स में भी 100 है। देखिए यहाँ पर दोनों नाम में 100 है, सुष्मिता में 100, यहाँ पर सेन भी में 100, ठीक है, याद रखिएगा। अभी तक देखा जाइए तो 23 का करंट चीज हुआ कि 2023 में मिस यूनिवर्स का खिताब कौन जीती है, तो सेनिस जीती है निकारागुआ की। लेकिन भारत की ओर से भी जो है कभी ना कभी जो है 1994 ईस्वी में एक मिस यूनिवर्स का खिताब जीती थी जिसका नाम था सुष्मिता सेन। भारत की ओर से जो है मिस यूनिवर्स का खिताब जो जीत चुकी है वो 3 सुंदरी ने जीती है, जिसका नाम है सुष्मिता सेन 1994 में, लारा दत्ता 2000 में, और हरनाथ संधू ये जो है 2021 में मिस यूनिवर्स बनी थी, ठीक है। अब अपना लोग आगे आते हैं। अब देखिएगा आप, ये निधन बहुत इंपॉर्टेंट आदमी जो लीजेंड आदमी होते हैं, प्रसिद्ध आदमी होते हैं, उनका जब भी निधन हो जाता है, जब वो मर जाते हैं तो क्या किया जाता है, उसके बारे में पूछा जाता है कि ये आदमी जी अभी हाल में निधन हो गए, इनका संबंध किस क्षेत्र से था या इस किस संस्था के संस्थापक थे, ये सब क्वेश्चन आता है। तो देखिएगा आप यहाँ पर, तो यहाँ निधन जो दिया गया है, एक है केदारनाथ अग्रवाल, जो आप बीकानेर वाला भुजिया खाते हैं ना, बीकानेर वाला भुजिया, बीकानेर का रसगुल्ला भी, ये भी पैकेट बन जाता है। ये जो केदारनाथ अग्रवाल ये बीकानेर वाले के संस्थापक है, इसकी कहानी बहुत बड़ी है। ये केदारनाथ अग्रवाल क्या करते थे, जब स्टार्टिंग में अपना बिजनेस स्टार्ट किए थे बहुत छोटा चीजों से, वो क्या करते थे दिल्ली की सड़कों पर, रोड पर जो है एक जो है अपना लोग बोलते हैं ना डलिया बोल सकते हैं उसको, टोकरी, टोकरी ले लिए थे, उसमें जो है कुछ रसगुल्ला कुछ भुजिया जो है ना डाल के और उसको बेचते रहते थे, सड़कों किनारे रोड पर बेचते थे। आज देखिए बीकानेर वाला ये इतनी बड़ी संस्था है कि जो देखिए आप कंपनी लमसम 60 देशों से अधिक देशों में अपना बिजनेस फैला दिए हैं। कौन? केदारनाथ अग्रवाल। इनकी हाल फिलहाल में ही क्या हुई, मृत्यु हो गए, याद रहेगा। चलिए एक और आप देखिएगा बहुत ही बड़ा नाम है सुब्रत राय, जो सहारा घोटाला वाला जो आया था जिसमें इसको केस भी हुआ था, इनको जेल भी हुई थी। तो देखिए सुब्रत राय का हाल फिलहाल में निधन हो गया। पूछेगा सुब्रत राय तो सहारा समूह के संस्थापक थे,
याद है ना, सबका मम्मी पापा जो है ना इस बीच में कुछ दिया था, लिंक करो दिया था कि अप्लाई करें, हम दिए, मम्मी बोला दिए तो वो रिजेक्टे हो गया, कि छोड़ो हटाओ। सुब्रत राय सहारा समूह के ये संस्थापक थे। किसके संस्थापक थे? सुब्रत राय सहारा समूह के, सब जानते होंगे, इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे। एक देखिए नाम सुने होंगे, फातिमा बीबी, एम फातिमा बीबी, ठीक है। ये फातिमा बीबी भी जो है ना, देखा जाए तो महिलाओं के क्षेत्र में जो है, महिलाओं में बहुत बड़ी प्रसिद्ध व्यक्ति थे ये। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश बनने वाली पहली महिला थी ये। सुप्रीम कोर्ट जो है अपना लोगों का उच्चतम न्यायालय, उसमें पहली बार यदि किसी महिला की नियुक्ति हुई थी जज के तौर पर, तो वो कौन थी? एम फातिमा बीबी जी थी, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश एम फातिमा बीबी, इनकी हाल ही में निधन हो गया। और इसके बारे में जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये बताइए कि सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनने वाली पहली महिला कौन है? एम फातिमा बीबी। 1989 ईस्वी में सुप्रीम कोर्ट की जज बनी थी। क्या बनी थी? जज बनी थी। अब आते हैं, ये निधन हो गया आपका। अब आते हैं कुछ पुस्तक, जैसे अभी आप देखिएगा, ये एक पुस्तक है कॉमन येट अनकॉमन, कॉमन येट अनकॉमन, सुधा कृति। ये सुधा मूर्ति जब भी कोई जो है ना पुस्तकों का पुस्तक लेखन करती है ना, उस पुस्तक का नाम आता है एग्जाम में। खास करके आपको जो भी एग्जाम को टीसीएस कंडक्ट करवाती है, यानी कहे तो ऑनलाइन एग्जाम जो होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, एसएससी और खास करके रेलवे, उसमें आता है ये क्वेश्चन, इसके नाम का क्वेश्चन कि कॉमन येट अनकॉमन पुस्तक के राइटर कौन है? सुधा मूर्ति। अब देखिए, अभी चल रहा है 2024, कौन सा वर्ष चल रहा है? 2024। आप देखिएगा कि जो भी मरुस्थल एरिया होता है ना, वो बहुत ही जो कंजेस्टेड एरिया होता है, मरुस्थल एरिया, वहां पर सब चीज जो है ना आसानी से उपलब्ध नहीं होती है। थोड़ा और आगे आ जाइए, गर्मी लग रहा है तो सब चीज जो है ना आसानी से क्या होता है? उपलब्ध नहीं होता है। तो वहां पर देखिएगा ना, उन लोगों का जीविका का जो पालन पोषण जो होता है, वहां के लोगों को, मरुस्थल के लोगों का जो है आजीविका जो चलती है, तो वह इसी ऊंट सब के माध्यम से चलता है। ऊंट और ऊपर बहुत सारा सामान लाद दिया जाता है, व्यापार किया जाता है, या जो कोई मरुस्थल उधर जाते हैं घूमने के लिए तो उस पर ऊंट पर बैठाकर सैर करवाया जाता है। तो वहां के लोगों का जीविका का साधन वो हुआ। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का नाम सुने हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसको कहते हैं यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने सोचा क्यों ना हम 2024 को जो है अंतरराष्ट्रीय कैमल वर्ष के रूप में घोषित कर दे। कैमल माने क्या होता है? ऊंट होता है ना, और कैमल्स माने होता है ऊंट का बच्चा, ठीक है। तो 2024 को जो है संयुक्त राष्ट्र बोला है कि आप ऐसा करिए कि अंतरराष्ट्रीय कैमल वर्ष के रूप में मनाइए, ऊंट के वर्षों के रूप में मनाइए, ऊंट के बच्चों के वर्ष के रूप में 2024 को बोल रहा है मनाने के लिए। जैसे कोई पर्व आता है ना, तो अपना लोग पर्व मनाते हैं ना, दीपावली, उसी तरह जो है ना संयुक्त राष्ट्र संघ बोला है कि 2024 को आप इस पर्व के रूप में मनाइए। बोले तो अंतरराष्ट्रीय कैमल वर्ष के रूप में घोषित कर दिया है 2024 को। क्वेश्चन आएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा जो है 2024 को किस रूप में मनाया जा रहा है? मोटे अनाज के वर्ष के रूप में, या पूछ देगा कि नर्सों के वर्ष के रूप में, या हो सकता है पूछ दिया जाए कि अंतरराष्ट्रीय कैमल वर्ष के रूप में। तो याद रखिएगा कैमल वर्ष के रूप में, यानी कि ऊंट के बच्चों के वर्ष के रूप में। ये पूछेगा, इसीलिए इस पर इतना जोर दिया। मंथ नहीं, मंथ 2024 पूरा इस साल को, हाँ पिछले साल को मनाया गया था 2023 को। चलिए अब आते हैं अपना लोग थोड़ा नीचे देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, शिक्षक दिवस नहीं है, यही सब क्वेश्चन में अपना लोग गलती करते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, तो पहला जो है आपको शिक्षा मंत्री जो बने थे वो कौन बने थे? अबुल कलाम आजाद। कौन बने थे? क्या नाम था? अबुल कलाम आजाद था, कुछ मैं और बोल रहा हूँ। चलिए, हाँ, मौलाना अबुल कलाम आजाद। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो है 11 नवंबर को मनाया जाता है, उसी के जन्म दिवस के तौर पे। फिर आप देखिएगा बाल दिवस जो मनाया जाता है 14 नवंबर को मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? बाल दिवस। किसके जन्म दिवस को? पंडित जवाहरलाल जी के जो है ना जन्म दिवस को यादगार के तौर पर बाल दिवस के रूप में घोषित कर दिया गया और मनाया जा रहा है। जिस दिन बाल दिवस होता है उस दिन क्या करते होंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू? बच्चों को खूब टॉफी देते होंगे। जैसे ही खूब टॉफी खिलाते होंगे, उसके शरीर में मिठाई की मात्रा बढ़ जाती होगी, उसको क्या हो जाएगा? मधुमेह नामक बीमारी हो जाएगा, ठीक है, मधुमेह नामक बीमारी हो जाएगा। इसीलिए 14 नवंबर को मधुमेह डायबिटीज फैला देता है बच्चे को।
जैसे ही डायबिटीज फैलाता है तो क्या हो जाता है कि 2 दिन 3 दिन 4 दिन रुक जाता है, उसके बाद जो है ना बाथरूम का रास्ता धर लेता है। जिसको भी डायबिटीज होता है वह टॉयलेट ज्यादा जाते हैं, ठीक है, उनको पेशाब ज्यादा लगता है, ठीक है। तो देखिएगा फिर जो है 19 नवंबर को आप यहाँ पर देखिएगा ना, 19 नवंबर को देखिए विश्व शौचालय दिवस मना दिया कि लो जाओ, अब इतना टॉफी खिला दिया है कि हमेशा शौचालय में रहो। याद करवाने के लिए ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है। ये विश्व मधुमेह दिवस जो मनाया जाता है, इंसुलिन जानते हैं ना, इंसुलिन की खोज के लिए, इंसुलिन की खोज जो है ना फ्रेडरिक साहब ने किया था। किसने किया था? फ्रेडरिक साहब ने इन्होंने किया था। इसीलिए इसी के यादगार के तौर पर क्या मनाया जाता है? विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है, ठीक है। मैं याद करवाने के लिए वैसा बोला हूं। अब देखिए 15 नवंबर 2000 को आप लोग जानते हैं कि बिहार झारखंड अलग हुआ था। 15 नवंबर 2000 को जो है अलग हुआ था। तो 15 नवंबर को झारखंड राज्य की स्थापना भी हुई थी। आप जानते हैं 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य की स्थापना हुई थी, क्योंकि 15 नवंबर को ही जो झारखंड के थे, बिरसा मुंडा कहाँ के थे? झारखंड के थे। इसीलिए 15 नवंबर को झारखंड राज्य की स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। दूसरा, बिरसा मुंडा जो थे जनजाति समुदाय से थे, इसीलिए 15 नवंबर को क्या मनाया जाता है? जनजाति गौरव दिवस भी मनाया जाता है। याद रहेगा 15 नवंबर को 3 गो काम। एक तो बिरसा मुंडा का जन्म दिवस था, इसीलिए 15 नवंबर को झारखंड अलग हुआ है, 15 नवंबर 2002 को। दूसरा काम देखिएगा, जनजाति गौरव दिवस मनाया जा रहा है, क्योंकि जो है जनजातीय लोगों ने जो है अपना लोग को भारत को स्वतंत्र करवाने में उसमें बहुत वो भी सब हेल्प किए थे। इसी के यादगार के तौर पर मनाया जा रहा है जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर को। याद रहेगा। फिर आप देखिएगा ये 26 नवंबर जो है, 26 नवंबर को क्या मनाया जाता है? विधि दिवस या संविधान दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को ही अपना लोग का क्या हुआ था? संविधान बनकर रेडी हो गया था, तैयार हो गया था। चलिए इतना देख लिए हैं। अब आते हैं कुछ इजी इजी चीज पर आते हैं, फिर कुछ कुछ जो है टफ करते जाएंगे, फिर इधर आएंगे। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर सर्वाधिक दलहन उत्पादन वाला राज्य कौन सा है? दलहन यानी कि दाल से संबंधित सर्वाधिक दलहन जो उत्पादन करता है भारत में, वो कौन करता है सबसे ज्यादा? मध्य प्रदेश। सर्वाधिक दलहन का उत्पादन कौन करता है? मध्य प्रदेश। वो बंद कर दीजिए विनोद जी, अभी आपका ध्यान उधर जाएगा। लगता होगा ये सब आता है, लेकिन बाद में दिक्कत होगा, पूछेंगे तो। हम क्यों लिखे हैं, देखिए यहाँ पर क्या दिक्कत होता है। दलहन कहेगा तो मध्य प्रदेश, और यहाँ पर तिलहन कहेगा ना तो गलती से जो है ना मध्य प्रदेश में लग जाएगा। याद रखिएगा, सर्वाधिक दलहन उत्पादन में मध्य प्रदेश पहला स्थान पर। तिलहन जिससे तेल और प्राप्त होता है, तिलहन उत्पादन में पहला स्थान पे राजस्थान है। फिर आप लोग सब जानते होंगे हरित क्रांति का नाम सुने होंगे। 1960 के दशक में, बोले तो 1966 से 67 में, इसमें क्या हुआ था? भारत में हरित क्रांति प्रारंभ हुई थी। हरित क्रांति का असर जो पड़ा था वह फसल उत्पादन से संबंधित था, और सबसे ज्यादा जो असर पड़ा था किस फसल पे? गेहूं पे पड़ा था। किस पे पड़ा था? गेहूं पे। और दूसरा नंबर में देखा जाए तो चावल पे पड़ा था। उस समय जो है बहुत अधिक मात्रा में गेहूं की उत्पादन हुई थी। भारत में हरित क्रांति का पिता कहा जाता है एम एस स्वामीनाथन को। किसको कहा जाता है? एम एस स्वामीनाथन को कहा जाता है। और एम एस स्वामीनाथन हाल फिलहाल में क्या हुए? स्वर्ग सिधार गए। इसीलिए इनके बारे में पूछा जाएगा कि भारतीय हरित क्रांति का पिता किसे कहा जाता है? एम एस स्वामीनाथन को कहा जाता है। आप देखिएगा इसी एम एस स्वामीनाथन को भी क्या दिया गया है? भारत रत्न अवार्ड दिया गया है। इस बार जो है 5 व्यक्तियों को दिया गया, क्योंकि 19 के बाद नहीं दिया गया था। 5 व्यक्तियों को दिया गया भारत रत्न अवार्ड। उसमें से एक कौन है? एम एस स्वामीनाथन भी है, इसीलिए इसके बारे में पूछा जाएगा। फिर देखिएगा, मैं हरित क्रांति की जो बात बोला हूं, तो हरित क्रांति से संबंधित एक बहुत बड़े व्यक्ति थे, पूरे विश्व में हरित क्रांति का जन्मदाता कहा जाता था, जिसका नाम क्या है? नॉर्मन बरलॉग। नॉर्मन बरलॉग साहब। ये थे कहां के थे? अमेरिका के थे। कहां के थे? अमेरिका के थे नॉर्मन बरलॉग साहब, लेकिन मैक्सिको की धरती को अपना कार्यस्थली के तौर पर चुना था, ठीक है, याद रखिएगा। फिर आते हैं तिलहन में राजस्थान। अभी आप देखिएगा राजस्थान में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? विधानसभा था 25, 200। बोले थे ना कि राजस्थान ऐसे लिखते हैं ना, र इस पर डबल जीरो डाल देते। विधानसभा सीटों की संख्या और लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है बोलो? कंफर्म है? 25 है। किसके? लोकसभा। ऐसे कर करके याद कर लीजिए सब राज्य का, काफी बहुत देखिए ना पूछेगा। अभी लोकसभा का चुनाव तो पूछेगा। हरित क्रांति हो गया, फसल उत्पादन से गेहूं उत्पादन पर सबसे ज्यादा प्रभावित किया। फिर देखिए श्वेत क्रांति है ना, श्वेत क्रांति, ये दूध उत्पादन से था।
भारत में दूध की किल्लत को दूर करने के लिए जो है एक क्रांति लाई गई, श्वेत क्रांति। ये लाया गया था, इसका पितामह बोला जाता है श्वेत क्रांति के पितामह वर्गीज कुरियन को। वर्गीज कुरियन ने 1970 ईस्वी में जो है भारत में श्वेत क्रांति, या जिसको कहते हैं ऑपरेशन फ्लड, पूछेगा ऑपरेशन फ्लड, ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? फ्लड का मतलब बाढ़ होता है, जैसे एक ही ऑप्शन में बाढ़ रहता है, नहीं बाढ़ मार देना है। ऑपरेशन फ्लड का संबंध जो है वह है दूध उत्पादन से। माने दूध उत्पादन में चाहा क्या वर्गीज कुरियन की हम बाढ़ ला दे, एकदम बाढ़ ला दे, तो इसीलिए इसका नाम रखा गया ऑपरेशन फ्लड। ये दुग्ध क्रांति है, दूध की उत्पादन की क्षमता को बढ़ाने के लिए लाया गया था ऑपरेशन फ्लड, ठीक है। और श्वेत क्रांति का पिता वर्गीज कुरियन से आपको कहा जाता है, वर्गीज कुरियन से आपको कहा जाता है। फिर देखिएगा आप इधर है नीली क्रांति, सब जानते होंगे नीली क्रांति का संबंध मछली उत्पादन से है, यानी कि मत्स्य उत्पादन से है नीली क्रांति का संबंध। भूरी क्रांति का संबंध जो है ना, भूरी क्रांति का शुभारंभ किया गया खाद और नहीं होता खाद उर्वरक उत्पादन में वृद्धि लाने के लिए किया गया, किसका? भूरी क्रांति का। फिर आप ये देखते हैं रजत क्रांति, क्या है रजत क्रांति, जिसको सिल्वर, अंग्रेजी में सिल्वर क्रांति कहते हैं, सिल्वर रेवोल्यूशन, SILVER, सिल्वर रेवोल्यूशन। ये है अंडा उत्पादन में, अंडा उत्पादन से संबंधित है सिल्वर क्रांति। फिर आप देखिएगा यहाँ पर है पीली क्रांति। पीली क्रांति जो है ना तिलहन उत्पादन में है। तिलहन माने तेल किस किस से प्राप्त होता है? जैसे सरसों से होता है, तो सरसों सबकी उपज को बढ़ाने के लिए जो है ना एक क्रांति लाया गया, जिसका नाम रखा गया पीली क्रांति, ठीक है। अब देखिए पीला पीला फूल होता है ना सरसों का, तो उससे से याद रखिएगा थोड़ा तो हो जाएगा। कृष्ण क्रांति, ये कृष्ण क्रांति जो है ना बायोडीजल से, पेट्रोल डीजल इस सब की उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए कौन सी लाई गई? कृष्ण क्रांति लाई गई। फिर देखिएगा लाल लाल टमाटर खाएंगे लाल हो जाएंगे, तो ये टमाटर उत्पादन को बढ़ाने के लिए लाया गया कौन सी? लाल क्रांति लाया गया, या मांस उत्पादन की क्षमता को बढ़ाने के लिए लाल क्रांति लाया गया। फिर आप देखते हैं सुनहरी क्रांति, जिसको गोल्डन रेवोल्यूशन कहते हैं, गोल्डन GOLDEN, गोल्डन रेवोल्यूशन, सुनहरी क्रांति। ये फल उत्पादन की क्षमता को बढ़ाने के लिए लाया गया था। खास करके पूछ देगा क्या सेब उत्पादन से संबंधित कौन सी क्रांति है, तो यही गोल्डन क्रांति या सुनहरी क्रांति, इसी के अंतर्गत फल उत्पादन आएगा ना। याद रखिएगा, एक दो बार देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये एक दो बार ही एग्जाम में पूछा है अभी तक। यूपी पुलिस का कोई फॉर्म डाले हैं इसमें, उसके लिए क्वेश्चन सब ठीक है। वर्ग किलोमीटर यहाँ पर लिखा गया है ना, नहीं देखे थे? तो भारत का कुल क्षेत्रफल जो है कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। और ये क्षेत्रफल जो है ना पूरे दुनिया में जितने भी भूमि है क्षेत्रफल है उनका जो है ना 2.42% के बराबर है। बोलेगा भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? 2.42% है। अब देखिएगा यहाँ पर लिखा है कि कुल वनाच्छादित क्षेत्रफल जो है भारत में कुल कितने क्षेत्रफल पर वन है, वृक्ष और वन सब पूरा मिला के है, तो देखिएगा 21.71 यानी कि 21.71 कह सकते हैं। 21.71% पर जो है ना, इतना परसेंट पर जो है क्या है आपको वन है। अब आते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि, सबको पता होगा, इसमें मैं कुछ और बताऊंगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा है। कौन सा है? गोवा। गोवा की राजधानी पणजी। गोवा की राजधानी पणजी। गोवा किस नदी के किनारे है? मांडवी नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे? मांडवी नदी के किनारे है। दूसरा चीज देखिएगा, ये जो है ना गोवा भारत का ऐसा राज्य है जहां पर सिविल नागरिक संहिता UCC लागू है। UCC लागू है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। क्या लागू है? UCC लागू है। अभी हाल फिलहाल में भारत का कौन सा दूसरा राज्य है? उत्तराखंड। किस आर्टिकल के तहत गुड्डू? आर्टिकल 44 के तहत। चलिए 44। फिर देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य जो है वो कौन है? राजस्थान। और राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन है? राजस्थान में भजन लाल शर्मा जो है ना, वहां का है। मध्य प्रदेश का है मोहन यादव, ठीक है। ये राजस्थान में क्या है, सब जगह बालू ज्यादातर है, बालू वाला मिट्टी है। वहां पर जो है भोजन ज्यादा उगेगा नहीं, फसल और उगेगा नहीं, तो लोग भोजन के लिए तरसेंगे। इसीलिए राजस्थान का भोजन लाल शर्मा यानी कि भजन लाल
शर्मा। ठीक है, याद रहेगा ऐसे। चलिए, राजस्थान में मैं बोला हूं र को 2 की तरह लिखते हैं तो 200 यहाँ पर विधानसभा सीटों की संख्या है और लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 25। ठीक है, चलिए, ये है जो भाई उत्तर प्रदेश का एग्जाम दिया है, आएगा क्वेश्चन ये। सर्वाधिक राज्यों की सीमाओं से लगा राज्य जो है भारत में, आप जानते हैं ना कितने राज्य है, उसमें से यूपी एक ऐसा राज्य है जो 8 राज्यों की सीमाओं को क्या करता है? टच करता है। कितने राज्यों की सीमाओं को? 8 राज्यों की सीमाओं को जो है ना ये टच करता है। आपको पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश जो है कितने राज्यों की सीमाओं को टच करता है? तो टोटल 8 राज्यों की सीमाओं को टच करता है और एक केंद्र शासित प्रदेश को टच करता है। वो कौन सा है? दिल्ली। यदि आपको क्वेश्चन ऐसे आए कि उत्तर प्रदेश कितने राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों को टच करता है, तब याद रखिएगा 9 हो जाएगा। डायरेक्ट राज्य रहेगा तो 8, केंद्र शासित प्रदेश रहेगा तो 1। डायरेक्ट रहेगा उत्तर प्रदेश कितने राज्यों की सीमा को टच करता है, क्या मारिएगा? 8 गो राज्य। आज दिखेगा कितने केंद्र शासित प्रदेशों को टच करता है, तो एगो केंद्र शासित प्रदेश। लेकिन ऐसे लिखे रहेगा कि उत्तर प्रदेश कितने राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों की सीमाओं को टच करता है, तो टोटल कितना हो जाएगा? मिला देंगे दोनों तो 9 हो जाएगा। ठीक है, पूछा था उत्तर प्रदेश वाला में, देख हम कैसे भूले कि पूछेगा, तो अनुभव यही होता है। पूछ दिया था, कैंसिल हो गया इसी में ना, पूछेगा फिर आएगा क्वेश्चन क्या आएगा वो देखिए। कहेगा क्या कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश की सीमा किस राज्य को टच नहीं करती है? तो देखिए, उ से उत्तर प्रदेश, तो उ से उत्तराखंड नहीं है, उत्तराखंड है, और उसी उ को उल्टा कर दिया तो ऐसे नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा छत्तीसगढ़, समझे? उसे उत्तर प्रदेश तो उसे उत्तराखंड एक दूसरे से टच करेगा, इसी उ को उल्टा कर दिया 6 लिखा जाएगा, छत्तीसगढ़ हो जाएगा। उत्तर प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमाएं टच करती है, आप ही को बोलने नीलम, करती है ना? तो जब उत्तर प्रदेश करेगा, बिहार से टच करेगा, तो झारखंड को छोड़ेगा, झारखंड नहीं कहीं लिखा गया है, झारखंड भी लिखा गया है। देखिए, उत्तर प्रदेश तो उससे उत्तर प्रदेश, तो उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश टच करेगा, इसी को उल्टा कर देंगे तो ये 6 हो जाएगा, छत्तीसगढ़ को भी टच करेगा। उत्तर प्रदेश की सीमा बिहार से टच करवे करता है, तो बिहार से करेगा तो झारखंड को छोड़ेगा, झारखंड राज्य से ना अलग हुआ है बिहार, ये इसको भी टच करेगा। अब देखिए, आपको याद हो गया होगा, बिहार से टच करता है, झारखंड से टच करता है, उत्तराखंड से, छत्तीसगढ़ से। अब आपको थोड़ा थोड़ा याद कर लेना है, एक याद रख लीजिए, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश। थोड़ा देखिएगा ना तब आपको याद हो जाएगा। ठीक है, और किसी भी एग्जाम में ये पूछ सकता है, खास करके उत्तर प्रदेश में तो आएगा ही आएगा। अब देखिए, आप लोग जानते होंगे कि महारत्न कंपनी की संख्या जो है ना वर्तमान समय में कितनी है? 13 है। ऐसे नवरत्न कंपनियां देखिएगा तो उनकी संख्या 17 हो गई है, लेकिन महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी हो गई है? 13 हो गई है महारत्न कंपनियों की संख्या। अभी तक हम इतना ही बताते थे महारत्न, लेकिन क्वेश्चन आता है, और बिहार पुलिस में अब ऐसा ही क्वेश्चन इकोनॉमिक्स में पूछ रहा है। ठीक है, जिसमें रहेगा ए और बी दोनों, ज्यादातर आंसर आता है ए और बी दोनों। ये एक कॉलम दे देगा 1 2 3 सभी कि इनमें से कोई नहीं, ऐसे करके डालता है। इकोनॉमिक्स कब पूछता है बिहार पुलिस में? तो देखिए, महारत्न कंपनी वर्तमान समय में 13 है। कोई भी कंपनी को महारत्न कंपनी तभी बनाया जाता है, जैसे हम ही को बिहार दरोगा तब ये बनाया जाएगा, हम पीटी मेंस और फिजिकल और सब पास कर लेंगे और मार्क्स बढ़िया रहेगा तब ना हमारा मेरिट में आएगा नाम। तो उसी तरह महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त करने के लिए कोई भी कंपनी को पहले नवरत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त करना होगा। तो अभी वर्तमान समय में नवरत्न कंपनी संख्या कितना है? 17 है। चलिए, तो सबसे पहले क्या है क्राइटेरिया कि महारत्न कंपनी की वर्तमान संख्या 13 है। महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त करने के लिए किसी भी कंपनी को सबसे पहले नवरत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त हो, स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हो, शेयर मार्केट जो होता है ना स्टॉक एक्सचेंज, उसमें जो है ना उसका नाम रहे, दर्ज हो। तीसरा चीज, विगत 3 वर्षों में जो है ना ये नवरत्न कंपनियां कम से कम 3 वर्षों में औसत कारोबार जो है ना 25,000 करोड़ रुपया या इससे अधिक का किया हो। समझे? जैसे 17 कंपनियां हैं, 17 कंपनियां हैं ना नवरत्न कंपनी, तो नवरत्न में से ही छांट के महारत्न कंपनियां बनाई जाती है। तो जो कंपनी नवरत्न रहेगी उसी में से नवरत्न में से चुनेगा, अरे इधर आओ, तो बोलेगा हाँ तुम नवरत्न कंपनी है, तो कहेगा हम तो है 17 गो, कहेगा चलो ठीक है। बोलेगा तुम्हारा स्टॉक शेयर बाजार में जो है स्टॉक एक्सचेंज शेयर बाजार में तुम सूचीबद्ध हो, तो बोलेगा हाँ। अब बोलेगा चलो तुम ये बताओ तुम्हारा 3 वर्षों में
जो अभी हाल फिलहाल में 3 वर्ष है, 3 वर्षों में तुम्हारा जो है औसत टर्न ओवर जो है 25,000 करोड़ रुपया है, तो बोलेगा ये तो नहीं है 15,000। तो दुग्गो तो इसके पास क्राइटेरिया था, दुग्गो तो इसके पास योग्यता था। एक तो था कि हम नवरत्न भी है, स्टॉक शेयर बाजार में भी हम एकदम है। दूसरा चीज, तीसरा चीज नहीं था उनके पास, तो नहीं होगा। ठीक है, ऐसा रहता तो तब ना सब नवरत्न कंपनियां को जो है बना दिया जाता, महारत्न नहीं बना दिया जाता। समझ गए ना, क्या क्या होना चाहिए? नवरत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त हो तब वह महारत्न कंपनी कहलाएगा। दूसरा, स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हो। तीसरा, विगत 3 वर्षों में इसका औसत कारोबार 25,000 करोड़ या इससे अधिक हो। समझ गए? हेलो नीलम, याद नहीं हुआ? नहीं हुआ होगा तो एक बार पढ़ लीजिएगा। जो बिहार दरोगा, बिहार पुलिस का तैयारी करते हैं, बिहार एसएससी का, बिहार एसएससी वाले सब भरे होंगे। ये बोलिए, ये आया हुआ है आपका मेंस का क्वेश्चन है ये, मैं कितने बार करवा भी चुका हूं। गुड्डू बोलेगा सतलज परियोजना किस नदी पर? जैसे देखिए, भाखड़ा नंगल परियोजना भाखड़ा नदी पे, दामोदर परियोजना दामोदर पे, तो इसका आंसर आप अपने से बोल सकते हैं। सतलज परियोजना किस नदी पे? हाँ, सतलज परियोजना कौन सी नदी पे? कौन नदी पे गुड्डू गोलू? यही क्वेश्चन जो है ना, इसीलिए तो आया था, सब मारा था, एक दुई लड़का सही किया। तो सतलज परियोजना जो है ना चिनाब नदी पर है। किस नदी पर है? चिनाब नदी पर है, और ये जम्मू कश्मीर में है। कहाँ पे है? जम्मू एंड कश्मीर में है। सतलज परियोजना जो है किस पे है? चिनाब नदी पे है। सतलज परियोजना किस नदी पे है? चिनाब नदी पे। जैसे नहीं पूछा था बिहार दरोगा में, उदयपुर वन जीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? मारा था सब राजस्थान, लेकिन है कहाँ पे? बिहार में ही है। ठीक है, तो इसीलिए जो है इसको याद रखिएगा कि सतलज परियोजना जो है ना सतलज नदी पे नहीं, चिनाब नदी पर। अक्सर कोई परियोजना होती है ना, तो जनरली उसी के नाम पर नदी रहता है। जैसे आपको कहेगा क्या कि दामोदर, जैसे दामोदर नदी घाटी परियोजना, ये भारत की पहली जो है ना नदी घाटी परियोजना है। इसका निर्माण जो हुआ था 1948 में। भारत की पहली जो है ना ये नदी घाटी परियोजना है। तो दामोदर नदी घाटी परियोजना जो है ना ये दामोदर नदी पर है। जिस तरह अपना लोग जानते हैं कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी, क्योंकि वो अपना जो है ना चाल जो है ना अपना रास्ता एकदम तुरंत तुरंत बदलती रहती है और बाढ़ ला देती है, भयंकर बाढ़ ला देती है, इसीलिए बिहार का शोक कहा जाता है। ठीक है, उसी तरह जो है बंगाल का जो शोक कहा जाता है वो कहा जाता है कौन सा नदी को? दामोदर नदी को कहा जाता है। तो दामोदर नदी घाटी परियोजना किस नदी पे है? दामोदर नदी पर। और ये दामोदर नदी घाटी परियोजना जो है ना, इसमें क्या किया जाएगा? दामोदर नदी पर बांध बना दिया गया होगा, और उस पानी का यूज जो करता है जनरली वो 2 राज्य करता है। ये 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। एक तो है वेस्ट बंगाल और दूसरा होगा झारखंड। कौन होगा? झारखंड। अब देखिए ऊपर वाला भाखड़ा नंगल परियोजना जो है किस नदी पर है? सतलज नदी पे है। ये सबको पता होगा कि भाखड़ा नंगल मेन रूप से सतलज नदी पे। भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पे है? सतलज नदी पे है। अब देखिए इसमें क्या है, आपको ये क्वेश्चन ज्यादातर नहीं आती है। आती है कौन सी क्वेश्चन कि जो है ये सतलज परियोजना से जो है भाखड़ा नंगल परियोजना के द्वारा जो है किन किन राज्यों को पानी का लाभ मिलता है, तो ये पूछेगा। देखिए पंजाब को मिलता है, भाखड़ा नंगल परियोजना से किस किस को मिलता है लाभ? पंजाब होगा तो हरियाणा भी होगा, हरियाणा होगा तो हिमाचल प्रदेश भी होगा, और प्लस कोई बोले हैं राजस्थान, राजस्थान को। ये याद रखिए, ये क्वेश्चन कितने बार आया है कि भाखड़ा नंगल परियोजना के द्वारा जो है किन राज्यों को लाभ पहुंचता है? किसको किसको? पंजाब तो हरियाणा भी, और हिमाचल प्रदेश भी, और राजस्थान। ये अब देखिएगा हीराकुंड बांध परियोजना किस नदी पे है? महानदी पर है, उड़ीसा में। आप लोग जानते हैं यदि उड़ीसा कोई गए होंगे तो उड़ीसा में ही जो है आपको महानदी वहां से बहती है। तो ये जो है हीराकुंड बांध परियोजना जो है ना ये महानदी पर है, उड़ीसा में है। फिर ये देखिएगा कोसी परियोजना, कोसी परियोजना जो है ना कोसी नदी पर है, और ये बिहार और नेपाल सरकार की संयुक्त परियोजना है। बोल सकते हैं भारत सरकार और नेपाल सरकार की संयुक्त परियोजना है। याद हुआ ये? अब देखिए एक आया होगा टिहरी बांध परियोजना किस नदी पर है, और इसमें 2 ऑप्शन दिया था, और इसी कारण जो 2213 में मैं मेरिट में छटाया हुआ था। ये जो है आपको टिहरी बांध परियोजना जो है ना ये भागीरथी नदी और भिलंगना नदी पर है। भागीरथी और भिलंगना नदी दोनों देखिए ना एक सेमे नाम से स्टार्ट होता है, भागीरथी, और भ से भागीरथी, भ से भिलंगना। टिहरी बांध परियोजना इसी नदी पे है। हाँ, उत्तराखंड में टिहरी बांध परियोजना। कभी कल पूछ भी लिया जाता है कहाँ पे है? उत्तराखंड में, उत्तराखंड में। चलिए
भारत में। चलिए, गुरुत्वाकर्षण बांध कहेगा ना, गुरुत्वीय वाला, तब हो जाता है भाखड़ा नंगल वाला, नहीं होता है वो। चलिए आते हैं धीरे धीरे, बांध वाला फिर बताएंगे तो फिर उसमें सब चीज बताएंगे, ठीक है। पहले इतना इतना याद कर लेते हैं। अब आते हैं अपना लोग, थोड़ा इधर देख लीजिए। ये क्या है? बुकर अवार्ड है। कौन सा है? बुकर अवार्ड। कोई भी यदि इंग्लिश लैंग्वेज सब में जो कोई बुक लिखता है, अच्छा बुक लिखता है, तो उस बुक को जो है बुकर अवार्ड दिया जाता है। इंटरनेशनल लेवल पर दिया जाता है, बुकर अवार्ड दिया जाता है। कौन सा अवार्ड? बुकर अवार्ड। बुकर अवार्ड का संबंध है पुस्तक लेखन से, साहित्य लेखन से है, ठीक है। तो 2023 का जो बुकर अवार्ड दिया गया है, ये पॉल लिंच को दिया गया। पॉल लिंच एक व्यक्ति का नाम है, एक राइटर का नाम है। ये जो है ना आपको आयरलैंड के हैं, ये राइटर कहाँ के हैं? आयरलैंड के हैं, पॉल लिंच साहब। और इसका पुस्तक का नाम है प्रोफेट सॉन्ग। प्रोफेट सॉन्ग। बुकर अवार्ड देने से पहले इस समिति के पास बहुत सारा देश अपना अपना किताब भेजता है कि देखिए मेरे देश से जो है ये बहुत बढ़िया किताब है, मैं भेज रहा हूं। तो 5 6 बुक को 10 को बुक को उसमें सेलेक्ट किया जाता है कि इन बुकों को मैं सेलेक्ट करूंगा। अब जो है उसका आयोग जो है उस संस्था निर्धारित करते हैं कि इनमें से किस बुक को ये अवार्ड दिया जाए। और बुकर अवार्ड जो है ये दुनिया में पुस्तकों को देने वाला जो है ना बहुत बड़ा अवार्ड है ये, ठीक है। एक होता है बुकर अवार्ड, एक होता है अंतरराष्ट्रीय मान बुकर अवार्ड होता है, ठीक है। तो बुकर अवार्ड जो दिया गया है, आयरलैंड के एक लेखक है पॉल लिंच, इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी थी प्रोफेट सॉन्ग। ये सबको पसंद आ गया और इन्हीं के लिए जो है इनको क्या दे दिया गया? बुकर अवार्ड दे दिया गया। अब देखते हैं उसी दौर में जो बोले 5 6 वो बुक को जो शामिल किया गया था, मंगाया गया था संस्था के द्वारा कि भेजिए आप लोग बुक, उसमें से भारतीय मूल के जो है ना एक लेखक है चेतना मारू, इन्होंने भी अपना पुस्तक भेजा था। भैया भैया हमारे बुक को देख लीजिए, इस बार हमरे दे दीजिएगा। वेस्टर्न लेन नामक एक पुस्तक ही भेजी थी और बोला कि हमारा बुक को थोड़ा देखिएगा, हमारा मिल जाए तो ठीक रहेगा। लेकिन इस बुक को सिलेक्शन नहीं किया गया। तो पूछा गया था अभी एक्साइज दरोगा 64 सीट में, हम देकर आए हैं कि वेस्टर्न लेन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? चेतना मारू। और आएगा अभी एग्जाम में, और एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं अपना लोग यहाँ पर, उधर चले जाइए गुड्डू, वहां पे बैठ जाइए। सामने जब जगह है तो इसको छोड़ देंगे, दुजान करने सामने। चलिए इधर देखिए, जिसको ये याद हो गया समझिए यहाँ से 1 मार्क्स आता है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1 के बारे में आप लोगों को पता होगा कि अनुच्छेद जो है 1 कहता है कि भारत जो है ना वो राज्यों का संघ है। ये राज्यों का संघ का मतलब क्या हुआ? ये राज्यों का संघ का मतलब हुआ, अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत में 28 गो जो राज्य है वो राज्य और प्लस 8 गो केंद्र शासित प्रदेश जो है ना ये शामिल है। इसी को कहा गया कि भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 1 में, आर्टिकल 1 में कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ है। इस संघ में जो है 8 गो राज्य और प्लस 28 गो राज्य और 8 गो केंद्र शासित प्रदेश शामिल होंगे। अनुच्छेद देखिए 2 में क्या कहा गया है कि नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना का प्रावधान। भारत के क्षेत्र में जो भी राज्य है उसको छोड़कर बाहर से कोनो राज्य को किसी को जीत गया, कोई जो अपने कोई टुकड़ी बोला क्या कि हम आपके देश में शामिल होंगे, तो किसी नए राज्यों को नाम से जो है प्रवेश कराएगा, अपने अंदर में शामिल करेगा भारत सरकार। तो ये कहा गया है अनुच्छेद 2 में कहा गया है, ठीक है, याद रहेगा। अब आप जो है ना मन होगा तो या तो 2 याद कर लीजिए या तो 3 याद कर लीजिए, दोनों याद करेगा तो आप लोगों को ही दिक्कत होगा, हमको दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए अनुच्छेद 3 क्या कह रहा है? संसद विधि द्वारा नए राज्य बना सकती है, पहले से अवस्थित राज्यों के क्षेत्र, सीमाओं और नामों में परिवर्तन कर सकती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए, पहले क्या था? आंध्र प्रदेश एक ही राज्य था ना। 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश को तोड़ के क्या कर दिया गया? एक तेलंगाना राज्य बना दिया गया। तो किस आर्टिकल के साथ छेड़छाड़ किया गया होगा? आर्टिकल 3, क्योंकि कहा जाता है कि संसद विधि द्वारा नए राज्य बना सकती है। पहले से अवस्थित राज्य था आंध्र प्रदेश, उसकी क्षेत्र, सीमाओं और नामों में जो है ना क्या किया गया है? परिवर्तन किया गया था ना। तो ये है आपको अनुच्छेद 3। 53 बता चुके हैं, 53 आर्टिकल, 52 आर्टिकल के बारे में बताए थे कि कहता है 52 आर्टिकल की भारत का एक राष्ट्रपति होगा 52 में। 53 आर्टिकल में मैं बताया था कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगा, जो भी काम होंगे संघ का काम वह कार्यपालिका के नाम से जो होगा वो राष्ट्रपति के नाम से संपन्न होगा, बोले थे 53 में। फिर 54 में बताए थे, 54 तो निर्वाचन, 54 तो चन, राष्ट्रपति का जो निर्वाचन का जो पद्धति होता है या प्रणाली होता है, एकल संक्रमणीय प्रणाली,
तो मैं बोला था प से प्रणाली, पद्धति, प से पचपन। फिर बोले थे राष्ट्रपति जिस दिन शपथ लेता है तो उस दिन से वो क्या होता है, 5 साल के लिए क्या होता है, राष्ट्रपति के पद पर बना रहेगा। ये कहा गया था 56 में, मारेंगे 56 में जिस दिन से शपथ लेता है ना, उस दिन से 5 सालों के लिए बना रहता है। आप 60 बोल दिए ना, शपथ जैसे ही मैं बोला आप उसी सोचकर बोल दिया। फिर 57 में क्या कहा गया है, राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन, राष्ट्रपति मर गया उसका पुनर्निर्वाचन होना चाहिए, ठीक है। 58 में क्या था कि राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, 35 वर्ष पूरा होना चाहिए कम से कम, संसद सदस्य बनने योग्य हो, भारत का नागरिक हो, किसी लाभ के पद पर ना हो। लेकिन लाभ के पद को डिफाइन कौन करेगा, डिफिनेशन कौन करेगा, सांसद। वेरी गुड, जो पढ़ते हैं बहुत अच्छा है। तो ये हो गया। अब देखिएगा आप अनुच्छेद 64 क्या कहता है। जैसे आप लोग देखते हैं ना कि ये जो है संसद का 2 भाग होता है ना, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। तो लोकसभा का अध्यक्ष अभी कौन है, ओम प्रकाश बिरला है। कौन है, ओम प्रकाश बिरला ही है ना। तो ये लोकसभा के अध्यक्ष है। उसी तरह जो है ना राज्यसभा का भी एक अध्यक्ष होता है। जो भी उपराष्ट्रपति होता है, भारत का उपराष्ट्रपति कौन है, कोई भी बोल सकते हैं। कौन है, जगदीप धनखड़ साहब है। तो जो भी उपराष्ट्रपति होंगे ना जनरली वही जो क्या होते हैं, वही होते ही है राज्यसभा के अध्यक्ष या सभापति होते हैं, ठीक है। तो यही कहा गया है 64 नामक आर्टिकल में कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होगा। जो उपराष्ट्रपति होगा वही राज्यसभा का क्या होगा, अध्यक्ष होगा। ये 64 आर्टिकल में कहा गया है। अब आप याद करिएगा, एक चीज मैं बता रहा हूं, 74 और एक होता है 75, एक होता है 163 और एक होता है 164। इससे याद रहेगा। देखिए 74 में कहा गया है कि मंत्री परिषद का गठन, मंत्री परिषद केंद्र लेवल का मंत्री परिषद, ये केंद्र का मैं बात बोल रहा हूं 74। और 75 में क्या है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति, पीएम की नियुक्ति, पीएम के नियुक्ति, ऐसे करके याद करिए पीएम की नियुक्ति। अब सुनिए उसी तरह 163 में क्या होगा, राज्य लेवल पर राज्य मंत्री परिषद, क्या होगा, राज्य मंत्री परिषद। इधर देखिए गुड्डू, राज्य मंत्री परिषद। और फिर 164 में क्या होगा, सीएम के नियुक्ति। याद रहेगा, ऐसे करके याद करेगा तो याद हो जाएगा, ठीक है। देखिए 74 में क्या है, केंद्र लेवल पर मंत्री परिषद। जैसे नहीं देखते कोई शिक्षा मंत्रालय रहता है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है अभी, धर्मेंद्र प्रधान। उसी तरह कहेगा कि वित्त मंत्रालय किसके पास है, किसे, निर्मला सीतारमण, फाइनेंस मिनिस्टर। तो देखिए ये 74 में है मंत्री परिषद का गठन। 75 पद से प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। उसी तरह 163 में क्या है, राज्य मंत्री परिषद, क्या है, राज्य मंत्री परिषद, ठीक है। और 164 में क्या है, राज्यों के मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री की नियुक्ति ये जो है 164 में। तो याद रहेगा 74, 75, 63, 64 बिहार एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए अब आते हैं इधर। तो यही है कि 74 आर्टिकल कहता है क्या, कि केंद्र लेवल पर एक मंत्री परिषद का गठन किया जाएगा और इस मंत्री परिषद का जो हेड कौन होगा, प्रधानमंत्री। मंत्री परिषद का हेड कौन होता है, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री का मन खिसियाएगा, ज्यादा कोई नहीं मानेगा ना मंत्री परिषद, उजाएगा, कहेगा लो हम इस्तीफा दे देते हैं, ये सब अपने इस्तीफा समाप्त। मंत्री यदि प्रधानमंत्री इस्तीफा दे दिया तो ये सब अपने जो है समाप्त हो गया, कोनो काम नहीं। इसलिए प्रधानमंत्री का बात ये सब मानते हैं। 76 आर्टिकल देखिए फिर क्या कहता है। ये आया था दरोगा के पीटी में, क्वेश्चन आया था ये पीटी में, और ये एनटीपीसी का क्वेश्चन भी है, और ये लूसेंट में भी क्वेश्चन दिया हुआ है ऑब्जेक्टिव में। 76 आर्टिकल कहता है महान्यायवादी की नियुक्ति। मैं आपको कल बताया था, याद होगा तो, जिस तरह अपना लोग केस होता है तो वकील करते हैं ना, उसी तरह भारत सरकार पर यदि कोई इलेक्ट्रल बॉन्ड से संबंधित कोई बना के केस कर दिया तो भारत सरकार का एक सबसे बड़ा वकील का नाम क्या है, महान्यायवादी, जिसको कहते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अभी भारत का महान्यायवादी कौन है, आर वेंकट रमन। कौन है, आर वेंकट रमन है, नहीं वो तो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया है, ठीक है, आर वेंकट रमन है महान्यायवादी। अब देखिए 78 आर्टिकल पे आते हैं। तो 78 अनुच्छेद क्या कहता है कि जैसे मंत्री परिषद द्वारा किए गए सभी कामों की सूचना प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को देंगे। कहने का मतलब ये है 74 आर्टिकल में अभी क्या पढ़े हैं कि केंद्र लेवल पर एक मंत्री परिषद होगा, ठीक है,
और वो मंत्री परिषद जो भी अपना मंत्रालय का काम करेंगे, तो इस मंत्री परिषद का जो गठन करता है, चुनता है, नियुक्त कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो राष्ट्रपति को तो डायरेक्ट कैसे आएगा? राष्ट्रपति तो बार बार नहीं जाएगा उन सबसे पूछने के लिए। तो प्रधानमंत्री जो होता है ना, वो मंत्री परिषद और राष्ट्रपति के बीच का कड़ी होता है। ये पीएम हुआ और जो है यहाँ पर होगा मंत्री परिषद, ये मंत्री परिषद हो गया, ये राष्ट्रपति हुआ। इन दोनों के बीच का जो कड़ी है ना, दोस्ती को निभाने का काम जो करता है, चुगली जो लादने का काम करता है, वो कौन करेगा? पीएम करेगा, समझाने के लिए। इनके हर बातों को जो है ना इसके कान में आकर डाल देगा कि देखिए ना, ये जल मंत्रालय पूरा जलित खा जा रहा है, पी जा रहा है। ये पूरे बातों को बताएगा, कौन बताएगा? प्रधानमंत्री बताएगा राष्ट्रपति को। तो कहा गया है 78 आर्टिकल में, मंत्री परिषद द्वारा किए गए सभी निर्णयों और कामों की सूचना प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को देते हैं, तब राष्ट्रपति को पता चलता है। और यही क्वेश्चन आया था बीपीएससी अतिदरोगा के अभी 1275 के पीटी में सेकंड शिफ्ट में आया था। ठीक है, अब देखिए 86 आर्टिकल में क्या है? संसद को संबोधित करना। राष्ट्रपति क्या करते हैं? संसद को संबोधित करते हैं। जैसे अभी लोकसभा का चुनाव हुआ और जैसे ही सरकार बन जाएगा, चाहे बीजेपी चाहे कांग्रेस, जिसकी सरकार बने बन जाएगा, तो क्या होगा? राष्ट्रपति जाएंगे, संबोधित करेंगे कि देखिए आप लोग एकदम बढ़िया से रहिए, अच्छा से रहिए, मेल मिलाप करके कामकाज करिए। ये संबोधित करता है 86 आर्टिकल। 89 आर्टिकल, अब देखिए आप लोग मन में ये चलेगा, 89 आर्टिकल और 64 आर्टिकल थोड़ा कंफ्यूज करेगा। 89 आर्टिकल राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति की चर्चा है। राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति की चर्चा किस आर्टिकल में है? 89 आर्टिकल में है। लेकिन 64 आर्टिकल में क्या कह रहा है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का अध्यक्ष होगा, ये शब्द कहा गया है। लेकिन 89 में क्या है? राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति जो होती है, इनकी चर्चा है। फिर देखिएगा 108 आर्टिकल बताए थे कल कि संयुक्त अधिवेशन, जैसे कोई विधेयक जाता है लोक संसद में प्रस्तुत होता है, लोकसभा मान जाता है कि विधेयक ठीक है, राज्यसभा में भी जाना चाहिए, तब पारित होगा, तब राष्ट्रपति के पास जाएगा। अब लोकसभा मान जाता है, राज्यसभा मानवे नहीं करता है, लेकिन वो जनता के हित में है, तो क्या करेंगे? राष्ट्रपति कहेंगे अरे पगला, लोकसभा में से जो है ना ये राज्यसभा में चला गया है, तो तुम लोग आपस में झगड़ा क्यों कर रहा है? दोनों सुनो, दोनों टीम को बुलाएगा, लोकसभा मेंबर को भी, राज्यसभा को भी। अब बोलेगा ये बिल बहुत बढ़िया है, मेरा बात मानो, पास होने दो। मान गया तो ठीक है, तो पास हो जाएगा। तो 108 आर्टिकल में यही कहा गया है, संयुक्त अधिवेशन, कोई भी बिल पर यदि गतिरोध उत्पन्न हो जाता है लोकसभा और राज्यसभा में, तो राष्ट्रपति अपना 108 आर्टिकल का प्रयोग करके संयुक्त अधिवेशन दोनों को इकट्ठा करके बुलाता है और पढ़ाता है, समझाता है। 110 आर्टिकल क्या है? तो ये धन विधेयक को परिभाषित करता है कि कौन सा विधेयक, कौन सा बिल धन विधेयक है कि नहीं है। आधार कार्ड जो देखते हैं, आधार कार्ड ADHL, आधार कार्ड जो है ना, आधार, इसको मनी बिल के तौर पर जो है ना लाया गया था लोकसभा में। और मनी बिल के तौर पर जब भी कोई विधेयक को लाया जाता है तो वह लोकसभा से राज्यसभा में जाता है। राज्यसभा इसमें कुछ जो है सुधार नहीं कर सकता है, सिर्फ जो है सिफारिश कर सकता है कि अरे लोकसभा जी थोड़ा आप इसमें सुधार कर लीजिए ना। सुधारना ना सुधारना ये लोकसभा का काम होता है। ठीक है, और बहुत 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 ज्यादा से ज्यादा मनी बिल को जो है राज्यसभा कितने दिनों तक रोक कर रख सकती है? 14 दिन तक। इससे ज्यादा दिन रखेगी तो मनी बिल अपने आप स्वतः मान लिया जाता है कि पास हो गया है। ठीक है, कोई भी विधेयक मनी बिल है कि नहीं है, इसका फैसला कौन करता है गुड्डू? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। नीलम, पढ़ने में अच्छा नहीं लग रहा है ना? कहें जी सर। चलिए इधर सुनिए, 111 आर्टिकल क्या कहता है? संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक जब राष्ट्रपति के पास जाता है, मैं कल भी बोला था कि कोई भी विधेयक जो है ना संसद में आता है तो ये जो जाता है लोकसभा में, फिर राज्यसभा में जाता है। जब दोनों के पास पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति के पास जाता है। राष्ट्रपति क्या कर सकता है? उस पर अपना साइन कर सकता है, या तो उसको जो है ना वो अपने पॉकेट में सदा के लिए रख सकता है, या तो वो क्या कर सकता है ना कि उस विधेयक को लौटा सकता है संसद के पास, बोलेगा आप इसमें थोड़ा देख लीजिए, और संसद इसमें देख लेगा। फिर जब राष्ट्रपति के पास भेज दिया तो राष्ट्रपति को उस पर साइन करना ही पड़ेगा। समझे मेरा बात? समझे विनोद? चलिए, तो ये हो गया आपको। अब आते हैं ना, दूसरा बार पॉकेट में नहीं रख सकता है उस पर। वही तो है इसका कि यदि माना कि पहले ही आप कर लीजिए, ठीक है, अब माना कि आपके पास रसगुल्ला लेकर आए, हम रोज हो रहा है रसगुल्ला लेकर आए, समझा रहे हैं, रसगुल्ला लेकर आए 5 गो रसगुल्ला, तो मन होगा अभी 1 गो लेते हैं, नहीं लेंगे 5 गो रसगुल्ला, दूसरा दिन में समाप्त हो जाएगा, या तो नहीं मिलेगा
या तो मिलेगा तो आपको खाना ही पड़ेगा, क्योंकि लास्ट में 5 गो रसगुल्ला रहेगा तो आप फेंकिएगा नहीं, आपको खाना ही पड़ेगा। समझाने के लिए ऐसे ही समझ गए होंगे, दूसरा बार इनकार नहीं कर सकता है। खट्टा रसगुल्ला थोड़ी देंगे, ताजा रसगुल्ला देंगे। अनुच्छेद सुनिए, अनुच्छेद 123 क्या कहता है? संसद के अवकाश यानी सत्र नहीं चलने पर, संसद का जनरली क्या वो सत्र चलता है? 3 गो सत्र। कौन कौन सत्र? शीतकालीन सत्र, मानसून सत्र और कौन ग्रीष्मकालीन सत्र होता है ना। 3 गो सत्र चलता है। माना कि 3 गो सत्र जो हो जाता है तो क्या उसके बीच में तो मीटिंग जल्दी नहीं चलता है, तो क्या होता है ना, उस समय माना कि जनता के हित में जो है राष्ट्रपति सोचेगा कि जनता के हित में कोई कानून लाना चाहिए, और संसद सत्र नहीं चल रहा है, जनता की भलाई भी करना है, उस समय जरूरत है कोई नियम कानून का, तो 123 आर्टिकल का प्रयोग करके राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करता है, और वही जो है उसी नियम कानून पर जो है चलते रहता है। ठीक है, चलिए 124 आर्टिकल क्या है? सुप्रीम कोर्ट का गठन, यानी कि सुप्रीम कोर्ट की जो स्थापना हुई है इसकी वर्णन के बारे में बताया गया है 124 आर्टिकल में। ठीक है, और कहीं कहीं कोई सेट जब मारिएगा ना लुसेंट को ऑब्जेक्टिव में देखिएगा तो उसमें है क्या कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश पर जो है महाभियोग जांच प्रक्रिया जो लगाई जाती है वो भी 124 आर्टिकल के तहत ही लगाई जाती है। ठीक है, चलिए 129 क्या है? सुप्रीम कोर्ट जो है ना अभिलेख न्यायालय बन जाती है, यानी कि 129 आर्टिकल के तहत सुप्रीम कोर्ट अभिलेख न्यायालय बन जाती है, और जो ये फैसला सुनाती है इससे नीचे जितने भी कोर्ट है सबको मानने के लिए बाध्य होना पड़ता है। ठीक है, यही है 29 आर्टिकल। 129 आर्टिकल के तहत हाँ जो है सुप्रीम कोर्ट जो है अभिलेख न्यायालय का रोल अदा करता है। इसका मतलब ये होता है यदि ये कोई भी है, नहीं रीट दूसरा होगा। 129 आर्टिकल में जब सुप्रीम कोर्ट अपने आप को अभिलेख न्यायालय में परिवर्तित करती है, कहा जाता है, तो उसमें क्या होता है ना, वो जो भी फैसला सुनाएगी ना वो सभी को मानने के लिए बाध्य होना पड़ता है। ठीक है, वो बाध्यकारी हो जाता है। चलिए इसके बारे में कुछ और देखिए, 32 आर्टिकल के तहत जो है ना 5 प्रकार का रीट सुप्रीम कोर्ट जारी करता है जब मौलिक अधिकार का हनन होता है, और 226 आर्टिकल के तहत जो है ना हाई कोर्ट जो है ना 5 प्रकार का रीट जारी करता है। कोई कहेंगे 6 प्रकार का रीट जारी करता है इंजेक्शन की कुछ ऐसे, लेकिन मैं मारूंगा 5 प्रकार का। ठीक है, आप लोग जिसको मारना होगा हाई कोर्ट में 6 प्रकार का रीट तो मार दीजिएगा। ठीक है, जब सुप्रीम कोर्ट जारी करेगा आर्टिकल 32 के तहत 5 प्रकार का रीट, हाई कोर्ट करेगा 5 प्रकार का रीट, लेकिन एक अभी जो है एक और कहता रहता है, लेकिन मैं मारूंगा 5 प्रकार का। मैं देखूंगा जब गलत हो जाएगा तब मैं मानूंगा कि 6 प्रकार का। अभी तक ऐसे पूछा नहीं गया कितने प्रकार का हाई कोर्ट जो है रीट जारी करता है। 6 प्रकार का कहीं नहीं पूछा गया है जनरली। दिखाइएगा 6 प्रकार का रीट जारी करता है क्या? ऐसे पूछता है कि आर्टिकल माने सुप्रीम कोर्ट जो है ना 5 प्रकार का रीट, सुप्रीम कोर्ट जो रीट जारी करता है किस आर्टिकल के तहत? 32 आर्टिकल के तहत। हाँ तो पूछेगा ना, तो वही हुआ ना। चलिए 148 आर्टिकल क्या है? सीएजी जानते हैं ना, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। इसी के बारे में कल बताया था कि सरकार जो भी सरकार की संस्था जो भी जो है कितना क्या खर्चा होता है, आय व्यय का जो लेखा जोखा है वो बही खाता रखता है। वो कौन रखता है? क्याग रखता है, जिसका नाम है ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, यानी कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। क्याग अभी कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। बहुत बढ़िया, जिसको याद है बहुत अच्छा। चलिए इतना हो गया। अब जो है कुछ कुछ बता हुआ है, इसको देख लेते हैं। देखिए मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास, दो देशों की सेनाओं के बीच जो है सैन्य अभ्यास होता है, उसका नाम जो है मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास। ये जो होता है ना, भारत और श्रीलंका दोनों देशों की सेनाएं आपस में किसी स्थान पर मिलती है और अभ्यास करती है, फाफू करके कुछ मारना, बंदूक चलाना, एक दूसरे को तकनीकी सिखाते हैं। यही हुआ सैन्य शक्ति अभ्यास, मित्र सैन्य शक्ति अभ्यास जो है भारत और श्रीलंका के बीच में। अब मैं बोलता हूं कि श्रीलंका में वो कच्चा चीबू द्वीप है। क्या है? कच्चा चीबू द्वीप। ये जो है ना आपको चर्चा में है, पूछ दिया था। अब ये कोई एग्जाम हुआ था हाल फिलहाल में से पूछा था, कच्चा चीबू द्वीप जो है हाल ही में चर्चा में रहा, किस देश के पास है? तो श्रीलंका। सात्विक साईराज जो देख रहे हैं, सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी, भारत में खेल जगत का जो है सबसे बड़ा अवार्ड जो दिया जाता है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, लेकिन उसी का नया नाम परिवर्तित कर दिया है मेजर ध्यानचंद
खेल रत्न अवार्ड, जिसमें 25 लाख रुपए की राशि दी जाती है। और इस बार जो दिया गया 2024 में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, बोले तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, ये सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी को दिया गया है। और इन दोनों आदमी जो खिलाड़ी जो खेल खेलता है, जिसका नाम है बैडमिंटन। कौन सा खेल खेलता है? बैडमिंटन पूछेगा ये। और कुछ बचा है? अब देखिए, अरविंद अडिग द व्हाइट टाइगर, ये पुस्तक पूछता है जब आपके पास कोई टाइगर आ जाएगा तो अडिग होकर खड़ा रहिएगा, नहीं ना रहिएगा? तो याद रखना है, जैसे ही टाइगर आएगा आप अडिग होकर खड़ा नहीं रहिएगा। तो याद रखिएगा अरविंद अडिग। द व्हाइट टाइगर, टाइगर को देखिएगा तो अडिग होकर खड़ा नहीं रहिएगा, तो याद रखिएगा अरविंद अडिग। और कुछ बचा है इसमें? नहीं बचा है? हाँ, ये भी बहुत बढ़िया है। पूछता रहता है कि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का, ये घरेलू ट्रॉफी है, एक ही देश के अंदर खेला जाता है। तो पूछेगा सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 23 से 24 का विजेता कौन बना है? तो पंजाब विजेता बना है, बड़ौदा को हराकर। किसको? बड़ौदा को हराकर, बड़ौदा। इसको हराकर जो है ना पंजाब ने जीत लिया है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। और अली ट्रॉफी में जो है ना कितने दिया जाता है? 80 लाख रुपया दिया जाता है विजेता और टीम को दिया जाता है, याद रखिएगा। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है। किस खेल से है? क्रिकेट से है। कौन जीता है? पंजाब जीता है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी कौन जीता है? पंजाब। हराया है किसको? बड़ौदा को। ठीक है, याद रहेगा। चलिए चलिए, तो कुछ क्वेश्चन पूछते हैं। गोलू बोलेगा भारत जो है पहली बार जो है वर्ल्ड कप कब जीता था? हाँ, आईसीसी वर्ल्ड कप 83 में। बढ़िया है। वर्ल्ड कप कौन क्रिकेट का बढ़िया? आप क्रिकेट देखते हैं, वर्ल्ड कप कब स्टार्ट हुआ था पहली बार? हाँ, क्योंकि अभी जो देखिए वर्ल्ड कप से क्वेश्चन आएगा, नहीं आएगा तो ये आईपीएल से आएगा, 200% आएगा क्वेश्चन। 1975 में स्टार्ट हुआ था। पहली बार जो वर्ल्ड कप कौन जीता था? किसको हरा कर जीता था? वेस्ट इंडीज किसको हराया था? वेस्ट इंडीज किसको? ऑस्ट्रेलिया को हराया था ना। चलिए, दूसरी बार जो आप बोलिएगा भारत ने वर्ल्ड कप दूसरी बार कब जीता? किसको हराकर? श्रीलंका को हराकर। बहुत बढ़िया। ये बोलिएगा, आप बोलिए, क्रिकेट देखते हैं ना? अभी जो आईसीसी वर्ल्ड जो हुआ, वर्ल्ड कप जो हुआ है, उसमें सबसे ज्यादा जो है ना रन किसने बनाया है पूरे अच्छी में? विराट कोहली बनाया है। सबसे ज्यादा छक्का कौन मारा है? रोहित शर्मा मारा है। ठीक है। सबसे ज्यादा विकेट कौन लिया है? मोहम्मद शमी लिया है। अब जो है किसके नाम जो है सर्वाधिक जो है शतक लगाने का रिकॉर्ड बन गया है? विराट कोहली। इतना चीज याद रखिएगा। अच्छा, ये बोलिए, पूछ चुका है 2 एग्जाम में डायरेक्ट लगातार आया है, पहले दरोगा में, फिर कौन एग्जाम में आया था? शायद यूपीएससी के कोई एग्जाम कंडक्ट करवाती है उसी में आया था कि ऑस्ट्रेलिया ने भारत को कितने विकेटों से हराया? 6 विकेटों से हरा दिया। कितने रनों का स्कोर बनाया था भारत ने? 241 का ना? 40 41 था, 41 पर जीत था। तो 240 रनों का स्कोर बनाया था, ये भी याद रखिएगा, क्योंकि जब ये पॉइंट पूछ चुका है, दुगो में लगातार पूछा है, 1 महीना गैप करके, तो हो सकता है आ जाए एग्जाम में। ठीक है, चलिए, इतना चीज हो गया। इसी के साथ जो है आज की क्लास से ये चीज समाप्त। और जो है फिर जो है अगला प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे, क्वेश्चन बैंक चलेगा। ठीक है, उसको जो है ऑफ कर दीजिए आप।